Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our last class topics, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. So मैंने आपको बता दिया था लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, इसके बारे में कि किस तरीके से एक जो रूलर थे नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, नवाब थे, इनको जब इनका एनेक्सेशन हो गया था, इनसे इनका राज्य छीन लिया गया था और फिर उसके बाद में इनको हटा दिया गया वहां से और इनको कलकत्ता भेज दिया गया था। तब क्या हुआ था, तब यहाँ पे बेसिकली अब जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको लग रहा था, उन्होंने अज्यूम किया था कि ये इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर थे और इनको जनता काफी लखनऊ की प्यार करती थी और इनको काफी अप्रिशिएट करती थी। तो इसके बाद में जब इनको हटा दिया गया था तो उन लोगों ने इस तरह के दुख मनाने वाले जो गाने होते हैं वो गाने शुरू करे। अब ये क्या थे, ये काफी वैसे व्यक्ति थे जो आर्ट और उसको भी काफी प्रोत्साहित करते थे, मतलब अप्रिशिएट करते थे, ठीक है। सिंगिंग हुई, आर्ट हुआ, इन सब लिटरेचर हुई, ये सारी चीजों को। तो जब इनको हटा दिया गया था तो वहां पर क्या हुआ था, उस वो लोग जो चीज वो जिनका लाइवलीहुड ये चीजें हुआ करती थी, आर्ट, कल्चर, सिंगिंग सॉन्ग, राइटिंग सॉन्ग्स और ये सब चीजें, उनकी तो लाइवलीहुड ही चली गई थी, यानी कि उनकी जीवनी जो थी जिससे वो कमा करके खाया करते थे, वो चीज ही विलुप्त होती जा रही थी, ठीक है। इस तरह की चीजें हुई हैं। अब इसको, और ये जो दिया गया है द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ये उनकी जनता के द्वारा ही दिया गया है। उनका मानना ये था कि अब शरीर तो बच गया है और आत्मा यहाँ से चली गई है, यानी शरीर जो शहर है उसकी उसका जो उसके जो जान हुआ करती थी वो ही यहाँ से निकाल दी गई है और ये सिर्फ बेजान सा शहर पड़ा हुआ है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। अब इसके बारे में आगे लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। Lord Dalhousie's annexations created dissatisfaction in all areas and principalities that were annexed, but nowhere more so than in the kingdom of Awadh in the heart of North India. North India का जो दिल अवध है, वहां का जो राज्य था, वहां पर बाकी लॉर्ड डलहौजी का जो एनेक्सेशन हुआ था, यानी इन्होंने जहां जहां पे भी कब्जा किया था वहां पे डिससेटिस्फेक्शन तो था ही, लोग बाग पूरी तरीके से इनसे खुश नहीं थे और इसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन जितना असर नॉर्थ इंडिया में हुआ था, अवध के एरिया को जब इन्होंने कब्जे में किया, वहां पे सबसे ज्यादा दुख देखने को मिला था। Here, Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled to Calcutta on the plea that the region was being misgoverned. यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था उनके सिंहासन से, उनको कलकत्ता भेज दिया गया था, अब ये बोलते हुए कि ये ढंग से रूल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। The British government also wrongly assumed that Wajid Ali Shah was an unpopular ruler. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पूरी तरीके से गलत तरीके से assume किया था कि ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। On the contrary, he was widely loved, and when he left his beloved Lucknow, there were many who followed him all the way to Kanpur, singing songs of lament. अब इसके ऑपोजिटली क्या हुआ था, उनको बहुत प्यार करती थी जनता वहां की, और इनका प्यारा शहर लखनऊ जो था, जब उन्होंने वहां से लखनऊ छोड़ा तो इनके साथ में कई सारे लोग इनको फॉलो करते हुए चले गए जब ये कानपुर जा रहे थे तब, और उनके साथ साथ इनके दुख में, इनके जाने के दुख में कई इन्होंने दुख वाले गीत भी लिखे। The widespread sense of grief and loss at the Nawab's exile was recorded by many contemporary observers. अब ये widespread senses यानी कि जो इनकी सब जगह दुख की बातें फैल गई थी, और इनके जो इनको उन्होंने इनको एग्जाइल जो किया था इन्होंने, मतलब सॉरी, इन्होंने जो जगह छोड़ी थी, इनको निकाला गया था, उसका भी इन लोगों को बहुत फील हो रहा था कि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इस चीज को कई लोगों ने वहां पर ऑब्जर्व किया है, और उन्हीं में से एक ने लिखा, वन ऑफ देम रोट, The life was gone out of the body and the body of this town had been left lifeless. कि शरीर में से जान निकल गई है और ये शहर जो है एकदम बेजान पड़ा है, बिना प्राणों के है। There was no street, no or market and house which did not wail out the cry of agony in separation of Jan ए आलम। अब वहां पे कोई शहर, सॉरी, कोई ऐसी गली नहीं थी, कोई ऐसा मार्केट नहीं था, कोई ऐसा घर नहीं था जो दुख नहीं मना रहा हो। इस ये जो जन आलम, मतलब जन आलम बोला गया उन वहां की जनता के लिए जो बिल्कुल दुख में आ गई थी जब उनके फेवरेट रूलर को वहां से हटा दिया गया था। One folk song bemoaned that the honorable English came and took the country। अब यहाँ पर एक फोक सॉन्ग भी बनाया गया इस दुख में, और उसको बोला गया था, उसका मतलब ये था
कि एक ऑनरेबल इंग्लिश आया और उसने हमारा देश ले लिया। अंग्रेज बहादुर ऐन अन मुल्क लाई लिन्हो, ये उनका फोक सॉन्ग जो है उसके लिरिक्स हैं। This emotional upheaval was aggravated by immediate material losses। अब ये इमोशनल चीज जो हुई थी उससे क्या हुआ, लोगों को एहसास होने लगा कि उनके साथ में मटेरियलिस्टिक उस पर भी देखा जाए तो उनका काफी नुकसान हुआ है। द रिमूवल ऑफ नवाब led to the dissolution of the court and its culture। अब नवाब के हटते ही वहां पर कोर्ट और कल्चर जो था वो भी पूरी तरीके से खराब हो गया था। Thus, a whole range of people, musicians, dancers, poets, artisans, cooks, retainers, and administrative officials and so on lost their livelihood। अब materialistic loss क्या हुआ था, जो लोग म्यूजिशियन थे, डांसर्स थे, पोएट, आर्टिजन थे, कुक, रिटेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल और कई सारे जो इनके अंडर में काम किया करते थे, कल्चर और कोर्ट से रिलेटेड जो भी लोग थे, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये था इस टॉपिक के अंदर। किसी को कोई दिक्कत तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. ओके, अब है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। अब फिरंगी राज और एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, अवध के बाद में जो जैसे वहां पे उनके दुख में चीजें हो रही थी अवध के राजा के जाने के बाद में, तो वहां पे कई और लोग थे जैसे तालुकदार, पीजेंट और सिपाही, इनके लिए भी काफी दुख की घड़ी आ गई थी। कई अलग अलग तरीकों से फिरंगी राज जो है इनकी जिंदगियां खराब कर रहा था और इनके जो ये अपने लिए चीजें जो करा करते थे वो कहीं ना कहीं डिमोलिश होती जा रही थी, एक तरीके से खराब होती जा रही थी। कई कॉम्प्लेक्स इमोशंस और इश्यूज क्रिएट हो गए थे ट्रेडिशंस और लॉयल्टीज को लेकर के। उसके ही चलते रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। यानी अवध के एनेक्सेशन के बाद में सर्कमस्टेंसेस इस तरह के बने कि आगे जाके क्रांति का एक रूप ले लिया 1857 के अंदर। अब वो कैसे हुआ वो इस चीज में समझेंगे, कई सारे चीजें हुएंगी। क्योंकि क्या इनके जो सिपाही वगैरह हुआ करते थे ना वहां पर, अधिकतर इन लोगों ने अवध और ये यूपी और वहां से इन लोगों ने लोगों को अपॉइंट किया था सिपाहियों की कैटेगरी में, और उसमें बेसिकली ऊंची कास्ट के जो लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण वगैरह, उनको अपॉइंट किया हुआ था। अब पहले क्या होता था, तालुकदार जो होता था उसका भी कई ऐसे काम होते थे कि वो जमींदार की तरह उनको लोन प्रोवाइड कराता था पीजेंट को, और उनको उनके ऊपर रूल करता था। उसके अंडर में कई गांव आते थे और इस तरह की चीजें होती थी। तो जब ये ब्रिटिशर्स आए, फिरंगी राज जिसको बोला गया है, वो लोग आए तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे तालुकदार का रोल खत्म करना शुरू करा। रोल खत्म करना शुरू करा, उससे उन्होंने कई जनरेशन में जो वो कंट्रोल किया करते थे लैंड और पावर विलेज एरिया में, वो धीरे धीरे उनसे लेनी शुरू करी। ठीक है, उनका रोल खत्म करने लगे। वो रोल खत्म करने के साथ साथ तालुकदार की पावर जो है वो कम कम होने लगी। पहले उसका काम होता था रेवेन्यू जो है उसको लेना होता था पीजेंट से, और फिर उसके बाद में वो लेकर के और नवाब के पास जाकर के और वो काम करते थे। नवाब हटा दिया, फिर तालुकदार का जो रोल हुआ करता था वो भी हटा दिया। पहले तालुकदार जो होते थे बड़े से बड़े, उनके पास में 12,000 के फुट सोल्जर्स होते थे। मतलब फुट सोल्जर्स की उनके पास में संख्या इतनी होती थी। जो सिपाही होते हैं ना पैदल चलने वाले, वो करीबन 12,000 की उनके पास तादाद हुआ करती थी, और छोटे वालों के पास में करीब 200 हुआ करते थे। तो इतनी बड़ी इनकी खुद की आर्मी हुआ करती थी। तो ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि अगर ये तालुकदार का हमने रोल कम नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के हमारे खिलाफ ही अपना मोर्चा खोल सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, डिसआर्म करना शुरू करा। उनके उनके किले जो बने हुए थे तालुकदार के, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करा। फिर उन्होंने अपनी रेवेन्यू पॉलिसी जो है वो आगे जाकर के पोस्ट करने लगे तालुकदार के ऊपर कि भाई आपको इतना रेवेन्यू जो है वो देना पड़ेगा। रेवेन्यू सेटलमेंट हमने पढ़ा है पहले के उसमें भी, इस चैप्टर के अंदर ही, किस तरीके से उन्होंने रेवेन्यू सेट कर दिया था कि इतना तो आपको देना पड़ेगा। और एक कानून लगा दिया गया था कि भाई बिफोर सनसेट आपको ये ला करके देना ही है इस दिन को। ये सारी चीजें थी, हमने पढ़ा ही था। तो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे उनका रोल खत्म करना शुरू करा। जितना पॉसिबल हो सकता था इनका इन्होंने एक अलग वो ले आए कि भाई हटा दो इनको, बीच में जो मिडल मैन होते हैं ना, उस तरीके से पीजेंट्स और उसके बीच में से इनको हटाना शुरू करा। और ये चाह रहे थे कि सीधे हम, अच्छा ये उस समय ये बोलते थे कि हम है ना किसानों की मदद करेंगे, उनको उनको अब ये तालुकदार जो उनपे जबरदस्ती के रेवेन्यू, मतलब उनसे ज्यादा चीजें हटता था, वो कम कर देंगे और हम सेटल कर देंगे रेवेन्यू रेट, तो उनसे उनको भी फायदा होगा। और भाई अब जैसे इतना, अब आप लोग हैं, जैसे आप लोग किसान हो, ठीक है, और मैं जो हूँ मैं हूँ तालुकदार, और मेरे ऊपर जो
सीनियर है वो क्या है, ब्रिटिशर्स हैं। तो मेरा क्या है, मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा बोलूं कि नहीं आपको 1 महीने के अंदर तो इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है, मैं आपके ऊपर ज्यादा लगा रही हूँ, मेरे से ऊपर से कम मांगा गया है और मैं आपके ऊपर उसमें थोड़ा और बढ़ा करके ले रही हूँ, तो उससे आपका ज्यादा वो हो रहा है ना, एक्सप्लॉइटेशन आपका ज्यादा हो रहा है। तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर मुझे हटा देंगे और सीधे हमसे तुम आप लोगों से डील करेंगे तो क्या होगा, जो उन्होंने डिसाइड किया है वो ही आप लोगों को देना पड़ेगा और उससे आपका भी कम जाएगा और आपको फायदा भी होगा, और आगे जाकर के आपका अगर क्रॉप्स अगर अच्छी नहीं भी होती है तो भी आपके पास इतना बैलेंस रहेगा कि आप पे कर पाओगे। ये उनका मेन वो था मोटो। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? मैम No, तालुकदार ma'am. जमींदार थे क्या? सॉरी व्हाट? मैम जो तालुकदार थे ना उनके पास जमींदार से ज्यादा पावर होती थी क्या? ये वैसे रिलेटेड तो नहीं है इस चीज से, लेकिन हाँ उनको बोला जाता था ताल्लुकदार और जमींदार को, ऐसे कुछ कंपैरिजन नहीं किया गया है कि जमींदार के पास होती थी या ताल्लुकदार के पास होती थी, ये दोनों को सिमिलर पोजीशन पे ही रखा गया है। आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं अगर आपको समझ आ गया हो तो। पढ़ें आगे लाइन टू लाइन स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Okay. A chain of Yes, grievances in Awadh. Yes, ma'am. Okay. A chain of grievances in Awadh linked price, Talukdar, peasant, and sepoy in different ways. The way they came to identify Firangi Raj with the end of their world and the breakdown of things they valued, respected, and held dear. अब कई सारे दुख की घड़ी आ गई थी अवध के अंदर तालुकदार, पीसेंट और सिपाहीज के लिए। अलग अलग तरीकों से उनके सामने ये जो फिरंगी राज है उनकी दुनिया खत्म कर रहा था, उनकी चीजें जिनको वो वैल्यू किया करते थे वो नष्ट कर रहे थे, जो रिस्पेक्ट किया करते थे जिन चीजों को और जो अपने पास में अच्छे से रखते थे उन सबको ये नष्ट कर रहा था फिरंगी राज। A whole complex of emotions and issues and traditions and loyalties worked themselves out in the revolt of 1857. अब बहुत सारे इमोशंस हुए, इश्यूज हुए, ट्रेडिशंस हुए, लॉयल्टीज जो हुई, वो सारी चीजें लेकर के एंड में क्या आती है, एक क्रांति के तौर पर रूप लेती है 1857 के अंदर। In Awadh, more than anywhere else, the revolt became an expression of popular resistance to an alien order. अवध के अंदर जो चीजें हो रही थी, ये क्रांति क्यों आई थी, क्या एक्सप्रेशन था, ये जो एलियन ऑर्डर, एक तरीके से ऐसी चीज जो उनके ऊपर रूल कर रही थी, इनके प्रिय चीजों को तोड़ रही थी, नष्ट कर रही थी, खराब कर रही थी, उसके खिलाफ जो चीज रूप लेती है वो एक 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको कंपेयर किया गया है कि ये एक क्या था, एलियन ऑर्डर का ही आउटकम था, जो उनके ऊपर गलत रूल लगाया जा रहा था, जो जिससे ये बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थे, उसका कारण था ये क्रांति। The annexation displays not just the नवाब, अब इस annexation जो कब्जा किया था उससे सिर्फ नवाब ही उसको ही नहीं हटाया था, it also disposes the तालुकदार्स of the region, से इन्होंने तालुकदार्स को भी हटाया था उस एरिया से। The countryside of Awadh was dotted with the estates and the forts of the तालुकदार्स who for many generations had controlled land and power in the countryside. अब जो विलेज एरिया होता था अवध का, वहां पर काफी बड़े एस्टेट्स और फोर्ट्स हुआ करते थे तालुकदार्स के, और कई पीढ़ियों से ये कंट्रोल करते हुए आ रहे थे, वहां पे जमीन और पार थी इनकी। Before the coming of the British, the Talukdar maintained armed retainers, built forts, and enjoyed a degree of autonomy as long as they accepted the suzerainty of the Nawab and paid the revenue of their taluks. अब ये कई पीढ़ियों से वहां पर राज कर रहे थे, ठीक है, और इनका क्या काम होता था, ये एक तरीके से सुजरनेटी ऑफ द नवाब, यानी कि नवाब के सफाई, एक तरीके से जो नवाब करवाना चाहता था काम, वो तालुकदार जाकर के करते थे, ठीक है। ये अपनी ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पर काफी बड़े बड़े किले बनवाया करते थे और एंजॉय किया करते थे खूब सारी पार, भले ही ये नवाब के अंडर हुआ करते थे तब भी, और ये रेवेन्यू पे किया करते थे, ठीक है, जो उनका सेट किया हुआ था नवाब के द्वारा वो उसको जाके पे करते थे, ठीक है। Some of the bigger talukdars had as many as 12,000 foot soldiers and even the smaller ones had about 200. बड़े से बड़े तालुकदार के पास में 12,000 के आर्मी हुआ करती थी पैदल सोल्जर्स की, और छोटे से छोटे के पास में 200 आदमी तो होते ही थे। The British were unwilling to tolerate the power of तालुकदार्स, और ब्रिटिशर्स को ये चीज बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि तालुकदार्स के पास में इतनी सारी आर्मी है,
Immediately after the annexation, the तालुकदार was disarmed and their forts destroyed. और जैसे ही उन्होंने अवध पे कब्जा किया, उन्होंने तालुकदार की ये आर्मी जो है डिसआर्म करना शुरू करा, तोड़ना शुरू करा और उनके किले तोड़वाना शुरू करा. The British land revenue policy further undermined the position and authority of the तालुकदार. और आगे जाके जो उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी निकाली, उससे और इनकी पावर्स को उन्होंने कम कर दिया, इनके अधिकार को कम कर दिया, इनकी पोजीशन को कम कर दिया. After annexation, the first British revenue settlement, known as the Summary Settlement of 1856, was based on the assumption that the talukdars were the interlopers with no permanent stakes in land. They had established their hold over land through force and fraud. ध्यान से सुनना इस लाइन को. जब इन्होंने रेवेन्यू पॉलिसी ला दी ब्रिटिशर्स ने, तो इनकी पोजीशन और इनकी जो अधिकार था तालुकदार्स का वो कम हुआ. कैसे हुआ? जैसे ही ब्रिटिशर्स ने कब्जा करा और उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट स्टैब्लिश करा, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया था? समरी सेटलमेंट 1856. मार्क कर लेना इसको, समरी सेटलमेंट 1856 चीज को. ये बेस था इस अजम्पशन पर कि तालुकदार जो है वो क्या है? इंटरलूपर्स हैं, इनका कोई परमानेंट हिस्सा नहीं होना चाहिए इसमें, घुसपैठिए की तरह है ये, और इनका कोई परमानेंट हिस्सा नहीं है जमीन पर. और ये जो अपना अधिकार जता रहे हैं इस लैंड के ऊपर, वो फोर्सफुल तरीके से, वो गलत है और वो फ्रॉड है. इन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया. ठीक है, समझ आ रहा है? देयर इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अपने जो ऑडियो है वो तभी खोलें जब आपको कुछ पूछना हो. ठीक है, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर्ली टाइम दूंगी. तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या पोर्ट्रे कर दिया कि तालुकदार क्या है? घुसपैठिए है, इनका कोई पर्सनल परमानेंट हिस्सा नहीं है जमीन पर. The summary settlement proceed to remove the तालुकदार्स wherever possible. अब ये summary settlement जो ये लाए थे, उससे जहां तक हो पा रहा था वहां तक इनको हटाया जा रहा था तालुकदार्स को. Figure shows that in pre-British times, तालुकदार had held 67% of the total number of villages in Awadh. ये फिगर्स और फैक्ट्स के अनुसार तालुकदार्स के पास में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो 67% पूरे विलेजेस का हिस्सा इनके पास में हुआ करता था. बाय द समरी सेटलमेंट दिस नंबर हैड कम डाउन टू 38%. और जब ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने समरी सेटलमेंट लागू कर दिया तो 67% से इनकी हिस्सेदारी सीधे 38% पे आ गई. The talukdars of southern Awadh were the hardest hit and some lost more than half of the total number of villages they had previously held. और तालुकदार जो सर्दन, अब अवध के अंदर भी सर्दन और नर्दन इन्होंने हिस्से डिवाइड कर दिए. जो सर्दन हिस्सा था वो सबसे ज्यादा, उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा और वहां पर आधे से ज्यादा नंबर के विलेजेस जो थे, जो इनके पास में हुआ करते थे, वो इनसे ले लिए गए. अभी तक इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैम यस, मैम लास्ट पैरा मैम आप वापस समझा सकते हैं मैम? बताएं बेटा, आपको कौन सी, पूरा ही पैराग्राफ समझ में नहीं आया? यस मैम, थोड़ा कंफ्यूज हो गए. ओके. ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने अपना वहां पर रेवेन्यू सेट किया, उसका नाम दिया गया समरी सेटलमेंट. 1856 के अंदर ये चीज हुई थी. तालुकदार्स की पावर कम कर रहे थे. जनता जो थी वहां के लोगों को बोल रहे थे कि ये तालुकदार जो है ये तो क्या है? घुसपैठी है, इनकी खुद की कोई जमीन है नहीं, इनके पास में कोई पावर है नहीं, ये जबरदस्ती आप पर हक जमा रहे हैं और आपसे रेवेन्यू ले रहे हैं ज्यादा रेट पर, और इनका कोई रोल नहीं है और कोई फायदा नहीं है, आप इनको पैसे दे रहे हैं, इस चीज का कोई तुक ही नहीं है. और जहां तक पॉसिबल हो पा रहा था इनकी पावर्स खत्म कर रहे थे. अब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो तालुकदार के पास में 67% का हिस्सा हुआ करता था. जितने भी वहां पे अवध में विलेजेस थे उन सब पर होल्ड था इनका. अब जब 12,000 की आर्मी मेंटेन कर रहे हैं तो इतने पावरफुल तो है ना कि ये अपने अंडर जब 12,000 लोगों को रख रहे हैं तो इनकी पावर अच्छी होगी. तो 67% हुआ करती थी फैक्ट्स के हिसाब से. तो जब ब्रिटिशर्स आ गए और समरी सेटलमेंट लेकर के आ गए, वो वहां पर उन्होंने एनेक्सेशन कर लिया, कब्जा कर लिया अवध पर, अपना रूल लगा दिया, तो उन्होंने इनकी पावर्स छीनना शुरू कर दिया, इनके फोर्ट्स डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जो किले इन्होंने बना रखे थे. इनकी जो आर्मी हुआ करती थी उनको इन्होंने बर्बाद करना शुरू कर दिया. बर्बाद कैसे किया उसके अलग अलग तरीके हैं भाई. अब आपके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो ये चीज तो देखेगा ही ना कि आप अपनी आर्मी नहीं मेंटेन कर रहे हो.
जिससे कल को आप उसके खिलाफ जाकर के वॉर एक तरीके से शुरू ना कर दो। इसलिए इन्होंने ये सब किया था ब्रिटिशर्स ने, तालुकदार की पावर्स छीनना इसलिए किया था। जिसके पास में 67% का होल्ड हुआ करता था, वो अब 38% पे आ गए थे। और सबसे ज्यादा असर जो है अवध के एरिया में, जो साउथ का साइड था, सर्दन अवध जो था, वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था तालुकदार्स को। ये बोला गया है इस पैराग्राफ के अंदर। ओके मैम। और किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े अब। मैम जो ये जमींदार होते थे ना, उनके पास तो लैंड होती थी, और तालुकदार के पास जमीन नहीं होती थी क्या? यार ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी आपको मैंने बताया कि विलेज कंट्रोल में रहते थे, इनके पास में इनके बड़े बड़े एस्टेट होते थे। 11th क्लास के अंदर हिस्ट्री के अंदर अपन ने एस्टेट का मतलब अच्छे से पढ़ा है, जिसके पास में बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं और पूरी तरीके से उनके अंडर में सारे विलेजेस आते हैं। जब 12,000 की आर्मी वो कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि बेटा कि ये इनके पास में जमीनें नहीं होती थी? ये कितने इररिलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। मैम क्लास का टाइम अभी वेस्ट होता है मैम ऐसे अभी क्वेश्चन आपने, से। मैं ऊपर वाला पैराग्राफ में आपने बोला था कि ये ब्रिटिश बोल रहे थे तालुकदार वेस्ट थे, इनके पास कोई जमीन पे हक नहीं है, आपने खुद ने कहा था अभी ऊपर वाले तो पैराग्राफ भाई समझा वो रहे उनका खत्म कर रहे थे ना हक, इसलिए वो बोल रहे थे कि ये इनवैलिड, बता रहे थे कि ये इनवैलिड है, हम नहीं दे रहे इनको कोई हक, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया था उस स्टेट पे। लाइन टू लाइन बेटा पढ़ करके हम आपको समझा रहे हैं, 1 to 1 वर्ड। आप ध्यान तो दीजिए, ऊपर हमने ये भी तो बताया है आपको कि इनके अंडर कई सारे विलेजेस होते थे। फिर ब्रिटिशर्स ने जब कब्जा कर लिया तो उन्होंने इनको इनवैलिड करार दे दिया कि इनके हक में नहीं है, इनके पास में कोई जमीन। गलत ले रहे हैं ये, अब समझे आप? और किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से सुने, समझें और उसके बाद में प्लीज क्वेश्चन उठाएं, क्योंकि बहुत छोटी विंडो होती है, टाइम पीरियड बहुत कम है और हिस्ट्री का कोर्स अपना बहुत सारा बचा हुआ है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चंस पुट अप करें। नहीं तो अपनी जो ये ऑफलाइन क्लासेस होंगी उसमें आपके सारी क्वेरीज जो है अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि आप मार्क कर लीजिए और मैं आपकी सारी सॉर्ट आउट कर दूंगी, क्योंकि हमारे पास में वहां पे 2 पीरियड होते हैं सिर्फ हिस्ट्री के लिए। ठीक है, यस मैम। ओके। अब क्या हुआ था, ये उन्होंने तालुकदार की जब जितनी भी उनके पास में जो जमीनें थी, ठीक है, तालुकदार के पास में जो वो कंट्रोल किया करते थे विलेजेस और जमीनें, जब उन्होंने इस चीज को देखा और उनकी पास को हटाना शुरू करा, तो उनका मेन मोटो ये था कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है और ये जो ताल्लुकदार हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं किसानों को, उन पे ज्यादा से ज्यादा उनसे वसूली करते हैं चीजों की, रेवेन्यू रिटर्न की जो उनको देनी चाहिए उससे ज्यादा उनको करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उनका ये था कि भाई ताल्लुकदार को हम हटा देंगे बीच में से, तो हमको जितना चाहिए, जैसे वो उन्होंने कुछ सेट कर रखा है अमाउंट, तो हम उतना ही लेंगे। अब ताल्लुकदार क्या करते थे, उसमें अपना ऐड ऑन करके और ज्यादा ऐंठते थे उनसे पैसे। तो जब ताल्लुकदार जी नहीं रहेंगे तो ज्यादा नहीं देना पड़ेगा ना, जो मांगा जा रहा है वही देंगे वो लोग, तो इससे किसानों को भी आराम रहेगा कि भाई हाँ ठीक है इतने % ही देना है। और जब ज्यादा अच्छी खेती बाड़ी होगी तो वो जितना बनता है उतना दे करके बाकी बचा के रखेंगे, उनके पास में सेविंग्स भी होंगी। इससे आगे जाके कभी फसल खराब भी होती है तो उनका रेवेन्यू फ्लो जो है वो नहीं रुकेगा ब्रिटिशर्स का, वो पहले की जो सेविंग्स है उसमें से दे देंगे उस समय। तो इससे क्या होगा, उन पर बर्डन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज उनकी मेन थी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स का जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनको ये विश्वास था कि ये चीज हो पाएगी। अब आगे जाके होता क्या है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिमांड जो थी, जो इंक्रीज हुई थी रेवेन्यू डिमांड, वो 30 से 70% हो गई थी कुछ जगहों पर। अब यहाँ ना तो ताल्लुकदार और ना ही पीजन जो है वो इस चीज से खुश थे। ठीक है, क्योंकि क्या जो विश्वास कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर्स कि हम उनको हेल्प करेंगे और ताल्लुकदार को हटा देंगे और किसानों को मदद मिलेगी, वो वाली चीज जो पॉइंट था वो कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा था, कहीं ना कहीं डिमिनिश होता जा रहा था। ठीक है, ये बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर बोला गया है। British land revenue officers believed that by removing talukdars, they would be able to settle the land with the actual owners of the soil
and thus reduce the level of exploitation of peasants while increasing revenue returns for the state. ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स का विश्वास था कि तालुकदार्स को हटा देंगे तो जो किसान हैं, असली मिट्टी के हकदार हैं, उनके ऊपर उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था वो कम हो जाएगा इस रेवेन्यू रिटर्न को लेकर के. बट दिस डिड नॉट हैपन इन प्रैक्टिस. लेकिन ये असल में हुआ नहीं. Revenue flows for the state increased, but the burden of demand on the peasants did not decline. Revenue तो बढ़ता गया, लेकिन जो burden था वो किसानों पे कम नहीं हुआ. Officials soon found that large areas of Awadh were actually heavily over-assessed. The increase of revenue demand in some places from 30 to 70%. ऑफिशियल्स को जल्दी ही दिखने लगा कि अवध के अंदर बहुत ज्यादा हेवी ओवर असेस्ड चीजें हो रही हैं. जो रेवेन्यू डिमांड है वो कुछ जगहों पे 30 से बढ़कर के 70% हो गया है. Thus neither तालुकदार nor peasants had any reasons to be happy with the annexation. इसीलिए ना तो तालुकदार के पास में कोई खुश होने का रीजन था, ना ही पीजेंट्स के पास में कोई खुश होने का रीजन था जो ये कब्जा किया गया था अवध के ऊपर उससे. ठीक है. इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए. वी हैव 3 minutes लेफ्ट. No ma'am, no problem. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. आई एम गोइंग टू हैव अ नाइस डे अहेड. और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्लीज मार्कअप कर लीजिएगा. कल हम स्कूल मिल रहे हैं तो स्कूल आप आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी. Okay ma'am. Thank you ma'am. वेलकम. Thank you.